बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है इकनॉमिक्स 402 BA BCom लेवल, और ये सेमेस्टर ख़ज़ां 2021 इम्तहानी मश्क नंबर 3। और ये किताब के जो बुक है उसकी यूनिट नंबर 9 से 13 से ये सवालात हैं। इसका इस मश्क नंबर 3 का पहला सवाल है, खाम कौमी पैदावार बलिहाज मुरवजा मालियत और बलिहाज हकीकी इस्तक़रारी मालियत में क्या फ़र्क है? ज़ख़ीरा सरमाया क्यों ज़रूरी होता है? नेज़ बताएं कि ज़ख़ीरा सरमाया का जमा करदा मालियत और शिकस्त और रेख से क्या ताल्लुक़ होता है? मंदरजा झैल इदारों की जमा करदा मालियत की बनावट वाज़े कीजिए। कारोबारी शोबा एक, दूसरा है सरकारी शोबा, तीसरा है माली इदारे। इंग्लिश में है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन GNP एट करंट वैल्यू एंड एट रियल और कॉन्स्टेंट वैल्यू। Why is the capital stock important? Also show how capital stock is related to value added and depreciation. Show the value added structure of the following sectors. ये 3 सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल एंटरप्राइज यानी बैंक्स वगैरह। तो इनके हमें बताना है। अच्छा, अब इनकम का मतलब है नेशनल इनकम, है ना। और इसके ना बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, यानी बहुत सारी फॉर्मूलों को, बहुत सारी चीज़ों को नेशनल इनकम ही कहा जाता है। जैसे GNP भी, ये भी नेशनल इनकम का एक कंसेप्ट है। GDP भी है, NNP भी है। पर्सनल इनकम ये भी नेशनल इनकम कहलाती है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये भी नेशनल इनकम कहलाती है। तो ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके से हम नेशनल इनकम को, कौमी आमदनी को बता सकते हैं। अच्छा, कौमी आमदनी यहाँ पर है क्या? एक कहलाता है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक कहलाता है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक साल के दौरान जितनी भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी गुड्स, जितनी भी अशिया प्रोड्यूस होती हैं, नई अशिया और जो सर्विसेज हैं, ठीक है ना, खाली प्रोडक्ट्स नहीं, सर्विसेज मीन्स टीचिंग है, और जितने भी प्रोफेशन है, बैंकिंग है, लॉयर्स हैं, है ना, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर केसेस लड़ रहे हैं ना। तो ये यानी एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, कहाँ? मुल्क के अंदर। और मुल्क में वो चाहे यहाँ के अपने लोग, यहाँ के जो नेशनल हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो बनाएं, या कोई दूसरे अगर लोग दूसरे ममालिक से आए हैं और वो यहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो काम कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं, या वो करें, कोई भी करें, बस मुल्क होना चाहिए। मुल्क यानी एक ही मुल्क के अंदर जो भी कुछ पैदा हो रहा है, जो भी कुछ, जितना भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, अशिया यानी गुड्स और सर्विसेज, उन सब की अगर वैल्यू को जमा कर लें पैसे में, रुपए में, पाकिस्तान के हिसाब से, तो वो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जबकि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी से, हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तानी नेशनल जो है, यानी उसकी पूरी, वो कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो या कहीं भी दुनिया में, हमारी पूरी टोटल, हमारी जो है कौमी आमदनी कितनी है, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर, मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ एक साल के अंदर, जितनी भी प्रोडक्ट्स बनी, जितनी भी चीज़ें बनी और जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनकी वैल्यू, उनकी वैल्यू करंट पैसे के हिसाब से, कि उनकी कितनी वैल्यू, कितनी कीमत की हमने वो चीज़ें पैदा की एक साल के अंदर, ठीक है। और जबकि GNP में क्या आता है? GNP का मतलब ये है कि पूरी कौम की आमदनी, ठीक है ना, वो ज़ाहिर है, वो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वो यहाँ भी हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं भी हों, ठीक है ना, उन सब का। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन GNP की और GDP की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। GDP डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर, मुल्क के अंदर जो भी, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी सर्विसेज जनरेट हो रही हैं एक साल के अंदर, उनकी पैसे में, उसमें रुपए में कितनी वैल्यू है, कितने की बनी है सारी चीज़ें, तो वो उस साल का GDP कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान का GDP 300 अरब डॉलर से ज़्यादा बनता है, ठीक है।
यानी पाकिस्तान जो है वो एक साल के अंदर वो तकरीबन 300 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स, चीज़ें और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, नहीं, ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे नेशनल इनकम ही कहलाते हैं। जीएनपी भी नेशनल इनकम है, जीडीपी भी नेशनल इनकम है, यानी मुख्तलिफ जाविये सोचने के और बात करने के, है ना, कि अगर एक मुल्क के अंदर की जो भी कुछ प्रोडक्शन है उसको लिया जाए तो वो जीडीपी बन जाता है, फिर जीएनपी पूरी कौम की आमदनी को लिया जाए तो ये भी नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है ना। फिर एक है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में से अगर डिप्रिसिएशन, ज़रा जब कोई चीज़ प्रोडक्शन होती है तो मशीनें ज़रा वो चलती हैं, और मशीनें क्या होती हैं, डिप्रिशिएट होती हैं आस्ता आस्ता। वो से कि एक मशीन आज आपने ली तो वो 10 साल तक ही, 10-15 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी, पुरानी हो जाएगी, है ना। तो उसके हर साल की वैल्यू और डिप्रिसिएशन, उसका एक्सपेंडिचर उसमें से माइनस करते रहते हैं। तो जब जीएनपी में से वो डिप्रिसिएशन यानी जो मशीनें जो इस्तेमाल हुई हैं उसको अगर माइनस कर दें तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है ना। इस तरह से पर्सनल इनकम है, ये भी जो है वो नेशनल इनकम ही है, ठीक है ना। ये सारे नेशनल इनकम के मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जा सकता है। फिर है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई। ये भी कौमी आमदनी को नापने का तरीका है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से कौमी आमदनी को, नेशनल इनकम को देखा जा सकता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है। ये तो खैर एक जनरल सी बात हो गई। अब देखें यहाँ, ये है आपकी बुक की डेफिनेशन जो बुक में दिया हुआ है। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज द टोटल वैल्यू एट करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशंस इकोनॉमी बिफोर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ, ठीक है। तो जीएनपी क्या हो गया कि एक साल के अंदर जो भी कुछ फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई हैं, यानी जो बिकने के लिए तैयार हैं, उनकी वैल्यू करंट मार्केट प्राइस पे, यानी आज की तारीख में जब वो बिक रही हैं, यानी आज एक साल के अंदर जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ वो उसी करंट वैल्यू, जब कुछ बना है और जब वो बिकने के लिए तैयार है तो क्या उसकी कितनी प्राइस थी उसकी, उस प्राइस पे जो भी वैल्यू है उस पूरी सब जितना भी कुछ प्रोड्यूस हुआ है वो आपका कहला जाएगा जीएनपी होगा, ठीक है। और जीएनपी के अंदर क्या क्या शामिल होता है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि अब जितनी भी अशिया बनी है और जितनी भी सर्विसेज जनरेट हुई हैं एक साल के अंदर, तो जाहिर है कि उसको खरीदने वाले पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, लोग उसको परचेज करेंगे, है ना। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कोई खाने पीने की चीज़ें ले रहा है, कोई गाड़ियाँ ले रहा है अपनी इस्तेमाल कर रही है, कोई घर ले रहा है ना, तो ये पर्सनल कंजम्पशन इन एक्सपेंडिचर हो गए। भी और क्या जीएनपी में शामिल होता है? दूसरी चीज़ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मींस के किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई, कोई मशीनरी लगाई प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, तो ये भी उसमें शामिल है। यानी कि जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो भी और इन्वेस्टमेंट गुड्स भी, इन्वेस्टमेंट गुड्स जिससे कोई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं यानी मशीनरी वगैरह, है ना। तीसरा नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है नेशनल इनकम, यानी इसमें गवर्नमेंट की अपना मुल्क की बाउंड्री नहीं देखी जाती, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी जो हमारा नेशनल है, जो भी किसी भी मुल्क का नेशनल है जो कमा रहा है उसमें शामिल होता है। तो पहली चीज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए, जो लोग खर्च कर रहे हैं अपनी अशिया जो अपने इस्तेमाल के ले रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट लोग जो बिजनेसेस जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी मशीनें लगा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, वो जो उन्होंने खर्चा किया वो भी शामिल है उस साल के अंदर। और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब अगर बाहर के लोग यहाँ हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं तो हमें उनको पेमेंट करनी है, और हमारे मुल्क के लोग पाकिस्तानी जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं उनको जो पेमेंट मिलनी है ना। अब ये फ़र्क जो है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि नेट जो है वो हम ज़्यादा दे रहे हैं या हमें ज़्यादा मिल रहा है। अगर हमें ज़्यादा मिल रहा है और हम दे कम रहे हैं दूसरे कौमों को, दूसरे लोगों को, पाकिस्तानियों से अलावा दूसरे लोगों को, तो फिर हमें जो है नेट कुछ मिलेगा। और लेकिन अगर फ़र्ज़ है कि हमें ये जो हमारे यहाँ मुल्क में जो काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा देना पड़ रहा है,
ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और हमें दुनिया में जो हमारे लोग हैं उनको वहाँ से हमारी इनकम कम है, तो फिर हमें नेट क्या हुआ, हमें नेट देना पड़ेगा उल्टा, है ना। तो फिर अब तक क्या 3 चीज़ें शामिल हो गई, यानी जीएनपी के अंदर क्या क्या शामिल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो लोग जो भी अशिया ख़रीदते हैं साल भर में, ठीक है ना, मुख्तलिफ खाने पीने की और जो दीगर इस्तेमाल की चीज़ें, वो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फैक्ट्रियाँ लगती हैं, जो मशीनरियाँ लगती हैं, जो बिजनेसेस जो अपना प्रोडक्शन के लिए जो सेटअप बनाते हैं, उसमें जो खर्चा, प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, ठीक है, वो भी शामिल है इसके अंदर, जीएनपी के अंदर। और फिर गवर्नमेंट, एक सेक्टर गवर्नमेंट का भी है ना। देखें, एक तरफ तो लोग हैं जो खर्चा कर रहे हैं और जो वो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और सर्विसेज ले रहे हैं। एक हो गए प्राइवेट सेक्टर हो गया, बिजनेसेस हो गए कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो मशीनियाँ लगा रहे हैं, ज़्यादा उस पर खर्चा आ रहा है ना, मशीन्स आ रही हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या यहाँ से ले रहे हैं। और फिर एक तीसरा जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट भी क्या करता है, वो भी पब्लिक गुड्स बनाता है ना, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाता है, डैम्स बनाता है, स्ट्रीट लाइट्स, ये जितनी भी ये पब्लिक गुड्स हैं जो कि सब के लिए इस्तेमाल के लिए होती हैं, तो सारा वो प्राइवेट लोग तो नहीं करते, वो गवर्नमेंट ही करती है। तो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गवर्नमेंट जो कुछ परचेज किया वो बनाने के लिए, पब्लिक गुड्स बना के, और ज़ाहिर जो जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स हैं और जो भी दीगर रोड्स हैं वगैरह वगैरह, तो सारा उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को परचेजेस करनी पड़ेंगी ना, तो वो भी इसके अंदर जीएनपी के अंदर शामिल है, ठीक है। लेकिन क्या शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। ट्रांसफर ट्रांजैक्शन का मतलब है, यानी कि गवर्नमेंट फर्ज या किसी को कोई अपना क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी अलाउंस दे रही है, तो वो ज़ाहिर है वो किसी काम के अगेंस्ट नहीं दे रही ना, तो वो चीज़ इसमें शामिल नहीं है, ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं है इसके अंदर, जीएनपी के अंदर, ठीक है। जीएनपी इज द, देखें दोबारा, जीएनपी इज द सम ऑफ वैल्यूज एडेड बाय द वेरियस इंडस्ट्रीज। अब देखें, अब एक साल भर के अंदर एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रियाँ हैं, है ना, प्लास्टिक की है, केमिकल की है, गाड़ियों की है, बहुत सारी हैं, लातादाद इंडस्ट्रियाँ काम कर रही हैं। तो हमने ये देखना है कि साल भर के अंदर जो कितना क्या कुछ उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितनी वैल्यू है। तो जीएनपी इज दी सम ऑफ, सम मीन्स जमा करना, क्या जमा करेंगे, वैल्यू एडेड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ने कितना वैल्यू ऐड किया। क्योंकि देखें, कोई एक इंडस्ट्री है, फर्ज किया मसलन अगर एक क्या कहते हैं एक गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो वो ज़ाहिर है टायर किसी दूसरी इंडस्ट्री से लेगी, टायर इंडस्ट्री से लेगी, है ना, जो 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 वहाँ फैक्ट्री है, कोई टायर वहाँ से लेगी, स्पेयर पार्ट्स कहीं और से लेगी, फिर उसको असेंबल करेगी, है ना। तो जीएनपी क्या है, सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ने वैल्यू ऐड कितनी की, यानी वैल्यू ऐड का मतलब ये है कि उन्होंने उसमें मज़ीद कुछ रॉ मटेरियल लिया, मुख्तलिफ चीज़ें ली और उसको असेंबल किया, ठीक है ना। तो लेने के बाद फिर ज़ाहिर है उनको जितनी कॉस्ट आई उससे कुछ बढ़ा के आगे बेचेंगे ना, वो प्रॉफिट लेंगे। तो उन्होंने उसमें वैल्यू एडिशन कितनी की, यानी उनको टोटल कितने की पड़ी, प्लस उन्होंने जब बेचा तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिला, तो वो उसकी वैल्यू एडिशन है। तो जीएनपी क्या होगा फिर, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कितना कितना यानी परचेजेस करके इनपुट्स को परचेज किया और उसमें जो वैल्यू एडिशन किया, ठीक है ना, जो ज़ाहिर है जो परचेजेस की जो रॉ मटेरियल लिया उसकी तो उन्होंने पेमेंट कर दी ना, वो माइनस करना है, वो नहीं उसमें से वो जो उन्होंने दे दिया वो तो चला जाएगा, जो उन्होंने उसमें ऐड किया, वैल्यू ऐड की, जो एक रॉ मटेरियल लिया उसको प्रोसेस किया, फर्स्ट क्या उन्होंने 10,000 का कोई रॉ मटेरियल लिया और एक फाइनल प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं 15,000 में, तो उसका मतलब है कि 15,000 उनकी इनकम नहीं है, वो 10,000 तो उन्होंने देने किसी को जहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, तो 10,000 से की चीज़ उन्होंने रॉ मटेरियल लेके 15,000 की एक फाइनल प्रोडक्ट बेची, तो वैल्यू एडिशन कितनी हो गई, 5,000, है ना, इस इंडस्ट्री की 5,000 हो गई, ठीक है। देखें, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, and that it is also the sum of all the factors of production earned in the process of producing the national output। तो वही जीएनपी क्या हो गया, तमाम गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई एक साल के अंदर, कंजम्पशन गुड्स हो, लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए हों या इन्वेस्टमेंट हो,
इन्वेस्टमेंट मीन्स के बिजनेसेस ने मशीनरी लगाई, फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की, है ना, दोनों तरह की जो भी हैं, इन सब का जो है उनकी वैल्यू, उनके रुपए में वैल्यू, एंड इट इज आल्सो द सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। अब ज़ाहिर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आपके लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, इन जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो लेबर लगा हुआ है, जो सरमाया लगा हुआ है ना, किसी ने लोन लिया हुआ है, तो जो भी इन लोगों ने जो जो कुछ कमाया वो सारा कुछ जीएनपी के अंदर शामिल है। ठीक है, essentially GNP measures the total value of the economy's output of goods and services। यानी एक इकोनॉमी के अंदर टोटल वैल्यू, जो भी आउटपुट पूरे साल में प्रोड्यूस हुआ गुड्स और सर्विसेज का, उसकी वैल्यू रुपए में, अब पाकिस्तान है तो रुपए में, अमेरिका या डॉलर में, तो कितनी कितनी वैल्यू की, कितने कितने रुपयों की उन्होंने पूरे साल के अंदर प्रोडक्शन की गुड्स और सर्विसेज की, है ना, ये उसका जीएनपी है। तो ज़ाहिर है अगर कहीं ज़्यादा होगा ये जीएनपी, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर को, कैपिटल को, रॉ मटेरियल वाले को, इन सबको फिर क्या होगा, ज़्यादा पेमेंट होंगी, यानी उनकी इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम उनकी ज़्यादा, हर एक की इंडिविजुअल इनकम भी ज़्यादा होगी, इदारों की इनकम ज़्यादा होगी, लोगों की जो एम्प्लॉयर्स हैं, लेबर हैं, उनको ज़्यादा मिलेगा, है ना, यानी कि जीएनपी जीडीपी ज़्यादा होगा तो तभी लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, है ना, तो ये बढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर है व्हाट जीएनपी मेजर्स। जीएनपी क्या चीज़ मेजर करती है, खाम कौमी पैदावार किस चीज़ की पैमाइश करती है। अच्छा, अब देखें, अब जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है पूरे साल भर के अंदर, है ना, गुड्स और सर्विसेज जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और प्राइस क्या है ना। फर्ज किया कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर 100 यूनिट्स किसी के प्रोड्यूस हुए हैं, सिर्फ एक इकोनॉमी में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और एक यूनिट की एवरेज प्राइस फर्ज किया कि करंट प्राइस जो उस वक्त चल रही थी वो 10 है, तो जीएनपी कितना हो जाएगा, 100 × 10 1000 हो जाएगा जीएनपी, है ना। लेकिन अगर प्राइस यूनिट्स अगर 100 ही रहें और अगर इन्फ्लेशन हो जाए और प्राइस एवरेज प्राइस बढ़ के 20 हो जाए, तो देखें यूनिट्स उतने ही रहे लेकिन फिर भी जीएनपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होके 2000 बन जाएगा, है ना। यानी कि प्रोडक्शन तो कुछ नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जीएनपी 1000 से 2000 हो गया। तो जीएनपी के अंदर दो चीज़ें, या जीडीपी के अंदर भी यही दो चीज़ें कि क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए साल भर के अंदर चीज़ों के, सर्विसेज के, और करंट प्राइस क्या थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए फिर जीएनपी दो तरह से निकाला जाता है, एक करंट वैल्यूज यानी करंट प्राइस पे, है ना, जो उस वक्त प्राइस चल रही थी, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन था, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हुई थी, तो आपको जीडीपी बढ़ा हुआ नजर आएगा, भले प्रोडक्शन ना भी ज़्यादा बढ़ी हो, लेकिन प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऐसा लगेगा कि हमारा जीएनपी, हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो प्रोडक्शन ही ज़्यादा बढ़ी होगी, वो खाली महंगाई की वजह से, तो ज़ाहिर है वो फिर फ़ायदेमंद नहीं है ना। और फिर एक जीएनपी कहलाता है रियल और कांस्टेंट वैल्यूज़ पे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम पिछली प्राइजेस, यूनिट्स तो जो इस साल प्रोड्यूस है वो लेंगे, लेकिन प्राइस क्या लेंगे, जो पिछले साल की थी, ताकि पता लगे कि प्रोडक्शन में यूनिट से इजाफा हुआ या नहीं हुआ। असल में जीडीपी या जीएनपी क्या है कि आउटपुट बढ़ना चाहिए, है ना, आउटपुट बढ़ना चाहिए। खाली प्राइसेस बढ़ने से और आउटपुट ना बढ़े और प्राइसेस बढ़ जाएं तो आपका जो जीएनपी की फिगर तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो रियल जीएनपी या जीडीपी नहीं बढ़ेगा। तो रियल जीडीपी या जीएनपी बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है ना, खाली इन्फ्लेशन से बढ़ा के और इस तरह से ये 1000 से 2000 जीएनपी या जीडीपी, ये कोई पर्पज सर्व नहीं करता, है ना। तो हमें असल में क्या है कि रियल वैल्यू एट रियल और कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब है
कि आपकी असल प्रोडक्शन बढ़े, तभी फ़ायदा है ना, तभी। वरना तो क्या होगा, वरना अगर वही यूनिट्स जो पूरे साल भर में पिछले साल प्रोड्यूस हुए थे अभी भी अगर उतने ही प्रोड्यूस हुए तो उससे क्या होगा कि क्या कहते हैं, यानी आउटपुट तो उतना ही रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो महंगाई बढ़ेगी और क्या होगा, बाकी चीज़ें तो उतनी की उतनी हैं। जब चीज़ें उतनी ही हैं और पैसा ज़्यादा आ जाए तो ज़ाहिर है फिर क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आपका जीएनबी जीडीपी तो फिगर तो बढ़ी है, बढ़ा हुआ है, लेकिन यूनिट्स जो है, प्रोडक्शन जो है वो कम होगी और कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना। अब इसका जो बाकी हिस्सा ना वो फिर अगली वीडियो में, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो।